जीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मेरी तीसरी क्लास है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बात किया था, संयुक्ताक्षर क्या है, किसे कहते हैं संयुक्ताक्षर और कितने प्रकार के होते हैं और किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। आज हम इस क्लास में आपसे ये बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार संयुक्ताक्षर के सही क्रम क्या है। क्या हिंदी वर्णमाला के अनुसार संयुक्ताक्षर के सही क्रम क्या है, इस पे देखते हैं हम। हिंदी वर्णमाला के अनुसार संयुक्ताक्षर के सही क्रम, देखिए संयुक्ताक्षर कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, जिसमें से छ, त्र, ज्ञ, स्र होता है। इसका सही क्रम क्या है? पहले होगा हमारा छत्र, फिर दूसरा होगा ज्ञ, फिर तीसरा होगा त्र, चौथा होगा स्र। क्लियर होगा ये? देखिए नीचे लिख दिया गया है, ये है इसके हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसका सही क्रम। ठीक, अब हम देखते हैं कौन किसके बाद इसका स्थान आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसका स्थान किस वर्ण के बाद आता है। किसका स्थान? संयुक्ताक्षर का, जो संयुक्ताक्षर होते हैं उसका स्थान किस वर्ण के बाद आता है। जैसे अब देखिए हमने लिखा है पूरा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। इस तरह देखिए हा तक है। लेकिन आप विशेष रूप से ये देखिए कि का है, का के बाद छत्र, क्योंकि छत्र हमारा किन किन वर्णों से मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको छत्र का स्थान, किसका? छत्र का स्थान का के बाद आता है। यानी कि पहले का आएगा तब छत्र आएगा। देखो पहले क्या है, अगर का हम लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं छत्र, तरंग, ज्ञ लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या आ रहा है? वर्णमाला हमारा यही है, तो पहले का आया है। क्या आया है? पहले का आया है। का के बाद का आएगा, ये का की पूरी लाइन रहेगी, चा की पूरी लाइन रहेगी, टा के, इस तरह से। फिर देखो अब कह रहा दूसरा कि हमारा ज्ञ क्या है? ज्ञ का स्थान जा के बाद आता है। अब सोचो कि पहले ये होता हिंदी वर्णमाला में पहले ज्ञ आएगा कि पहले जा आएगा? नहीं, पहले जा आएगा। आप देख सकते हैं लिखा गया है कि पहले कहाँ पे, देखो पहले जा है, ज्ञ तो यहाँ लिखेंगे छत्रज्ञ। क्लियर हुआ? तीसरा कह रहा त्रा का स्थान ता के बाद आता है। सेम उसी प्रकार से आप इसमें देखिए कि क्या है, पहले ता है फिर नीचे आता त्रा, तो कौन पहले आया? कि बाद आता है। ठीक, अब देखिए क्या है, सरा, सरा का स्थान सा के बाद आता। क्यों? क्योंकि देखो सरा को बनाने के लिए सा और रा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ? आप विशेष रूप से ये देखिएगा कि छत्र का स्थान का के बाद आता है, फिर त्रा का स्थान जा के बाद आता है, फिर आपका त्रा का स्थान के बाद आता है, फिर ज्ञ का स्थान सा के बाद आता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं द्विगुणित व्यंजन क्या है। क्या देखिए अब हम देखते हैं कि द्विगुणित व्यंजन क्या है। मैंने बताया था द्विगुणित व्यंजन को उच्चिष्ट व्यंजन और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित व्यंजन, विकसित व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, ये 3 नामों से जाना जाता है। और ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, ड और ढ। क्लियर हुआ? उच्छिष्ट व्यंजन। अब देखते हैं अयोगवा। देखिए क्या होता है अयोगवा, कि वे वर्ण जिनमें ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, ऐसे वर्णों को हम अयोगवा कहते हैं। जिसमें 2 होते हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। क्या होता है? एक होता है देखिए अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। देखिए जैसे ये जो बिंदी है, जिसे अगर हम लिखते हैं आ है, आ के ऊपर जो बिंदी लगती है इसको लगाया जाए तो सिंपल तरीके से होता है। ये हमारा हो गया अनुस्वार, और देखिए ये हमारा हो गया विसर्ग। जिसे हमने लगाया आ के पीछे लगाया गया विसर्ग, ये हमारा जो है डबल बिंदी जो होगा ये होगा विसर्ग। क्लियर हुआ? अनुस्वार इसे हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका योग
ना तो स्वर से होता हो ना ही व्यंजन से। आप लिख सकते हैं कि इनका योग ना तो स्वर से होता है ना तो व्यंजन से होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों की गणना ना व्यंजन में हो ना स्वर में हो उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन, द्वुत व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर अलग है, संयुक्त अलग है। ठीक है, देखिए संयुक्ताक्षर मैंने बताया था, अब देखिए संयुक्त क्या है। संयुक्त को एक नाम द्वुत व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि जिन दो व्यंजनों के जिन दो वर्णों के बीच स्वर ना हो, क्या हो, जिन दो वर्णों के बीच स्वर ना हो उसे हम संयुक्त या द्वुत व्यंजन कहते हैं। ये देखिए लिखा गया है कि जिन दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर ना आए, क्या हो, कोई स्वर ना रहे, उन दोनों वर्णों को संयुक्त व्यंजन या द्वुत व्यंजन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली, क्या लिखा, हमने लिखा दिल्ली, आप देख सकते हैं मैंने लिखा दिल्ली। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दो वर्णों के बीच हमें व्यंजन न दिखाई दे। कैसे? अब इसको हम तोड़ते हैं। हमने लिखा द पे लगाया हलंत, फिर लगाया, फिर हमने लिखा देखो ई, फिर अब देखो चलिए इसे हम लगा देते प्लस टाइप करके। ठीक है, ऐसे ये देखिए द लगाया, द में हलंत, फिर देखिए ई, फिर इसके बाद क्या है, ला है, क्या है, ला है, ला आधा है तो फिर हलंत लग जाएगा, फिर क्या है, फिर ला है, फिर ला में लगाया गया हलंत, फिर ला पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इसमें, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये ला, ये भी आधा अक्षर है, ये भी आधा अक्षर है, इन दोनों अक्षरों के बीच में हमें स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। जब स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या हो गया, संयुक्त या द्वुत व्यंजन कहलाएगा। क्लियर हुआ? जैसे ये हो गया, देखिए ये आधा अक्षर है, ये भी आधा अक्षर, इसके अक्षर के बीच में हमें कोई स्वर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन हो तो जान लेना कि संयुक्त और द्वुत व्यंजन होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने लिया बिल्ली, क्या, बिल्ली। अब देखिए बिल्ली हो गया। अब बिल्ली में अब देखिए हमने लिखा बा, फिर ई, अब देखिए फिर आधा ला, यहाँ भी आधा रहेगा, आधा ला, फिर आधा ला, फिर बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए जब हमने लिखा बिल्ली, अब बिल्ली के बाद देखिए आपको ये दोनों अक्षरों के बीच में एक भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। जब एक भी स्वर न दिखाई दे तो हमारा क्या होगा, ये संयुक्त व्यंजन और द्वुत व्यंजन होगा। क्लियर हुआ? संयुक्त व्यंजन, द्वुत व्यंजन क्लियर हुआ। क्या होगा, अयोगवाह, ये भी क्लियर हुआ। द्विगुणित व्यंजन क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आपका अयोगवाह भी दो प्रकार का होता है, अनुस्वार विसर्ग संयुक्त व्यंजन और द्वुत व्यंजन क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बात किया। अब हम आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आगत वर्ण या गृहीत वर्ण या विदेशी वर्ण। क्या होता है कि वे वर्ण जिनका प्रयोग हम हिंदी में किया जाता है लेकिन वे विदेशी भाषा के होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं लेकिन वो क्या होता है, वह विदेशी भाषा के होते हैं। ऐसे वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे लिखा है आगत, आ माने आ चुके, बाकी लिखा गत माने जा चुके। यानी कि गृहीत मतलब होता है ग्रहण करना। कौन सा ग्रहण करना, विदेशी वर्ण। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है लेकिन वह विदेशी भाषा के होते हैं, ऐसे वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। अब देखिए जैसे कि है कि आगत या गृहीत या विदेशी वर्ण, यानी कि ये देखिए दो, यानी कि डॉक्टर में जो ये डॉ लगा, जैसे हमने लिखा डॉक्टर, तो ये जो अभी इसको अगर हम करेंगे अलग, डॉक्टर जब बोले डॉक्टर है, देखिए डॉ
ड पे लगाया गया हलंत हो गया आधा अक्षर, फिर हमने लगाया आ पे क्या है ये दोनों मिल करके जो है क्या बनते हैं डॉग डॉक्टर, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है जिसमें से का खा गा जा फा, लेकिन ये सबसे पहले अगर वरीयता दी जाती है अरबी और फारसी में, इसमें अरबी और फारसी में अगर दी जाती है वरीयता तो इन तीनों को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। ये हमारे अगर पूछा गया गृहीत वर्ण या आगत वर्ण कौन कौन है, आप इसको भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ये है आगत वर्ण, विदेशी वर्ण और आपका गृहीत वर्ण। क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आपसे कि क्या होता है प्रयत्न, ठीक है। देखिए इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कोशिश, यानी कि सीधे कह सकते हैं कि वर्ण के उच्चारण में जो हम कोशिश करते हैं उसे कहते हैं प्रयत्न, ठीक। अब देखते हैं कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे प्रश्न होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है, एक वो होता है आंतरिक प्रश्न, जिसे आंतरिक प्रश्न होता है। दूसरा हमारा बाह्य प्रश्न होता है, जो कि आंतरिक प्रश्न 5 होते हैं और जो है बाह्य प्रश्न 11 होते हैं। क्लियर हुआ। जैसे कि ये जो आंतरिक प्रश्न को अभ्यंतर प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रश्न को अभ्यंतर प्रश्न भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा कितना होता है 5 होता है। 5 में देखिए सबसे पहले हमारा होता है स्पृष्ट, इस स्पृष्ट, इस विवृत और आपका विवृत और संवृत होते हैं। ये पांचों हैं। अब देखते हैं पारी पारी कौन कौन क्या है। देखिए हमने सबसे पहले हमारा जो स्पृष्ट है, इसमें जो है स्पृष्ट में स्पर्श व्यंजनों के मेल से होता है। जो ये होता है स्पर्श व्यंजनों के मेल से होता है, जिसमें से का से लेकर के माँ तक जो 25 वर्ण होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा है इस स्पृष्ट, ये इस मतलब होता है थोड़ा, स्पर्श स्पृष्ट मतलब होता है स्पर्श, यानी कि इसको कह सकते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी कि या व रा ला को हम इस स्पृष्ट प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इस विपरीत क्या है, थोड़ा मुख का होना, यानी कि मुख जो है थोड़ा खुलता है, थोड़ा मुख का खुला होना इसे विपरीत कहते हैं, जो कि इसे उष्ण और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें सा फा है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, स्वयंत्री हा भी है, ठीक है। ये हो गया। अब ये चीज जानिएगा, ये हमारे तीन स्पृत, इस स्पृत और इस विपरीत, ये तीनों के अंतर्गत हमें क्या दिखाई है कि ये केवल व्यंजन वर्ण क्या इसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं। हमारा जो है आते हैं, जो चौथा हमारे वृत्त है, वृत्त में शेष स्वर केवल आ छोड़कर, कौन सा आ, छोटा आ, छोटा में जाएगा, छोटा आएगा संप्रतन में जाएगा, ठीक है। इसमें समृद्ध प्रतन में छोटा आ आता है और प्रतन में शेष आते हैं, जो हम कह सकते हैं कि वृत्त समृद्ध केवल स्वर होते हैं, और इसमें स्पृत और इसे विपरीत में तीनों में व्यंजन होते हैं। क्लियर हुआ। देखिए हमने क्या, फिर से देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। हमने क्या कहा, ये कोशिश, यानी कि प्रश्न जो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आंतरिक, जिसे हम आंतरिक होता है, दूसरा होता है बाह्य होता है, ठीक है। जो आंतरिक ये 5 है, हमने बात किया 5 का नाम, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, जो ये बाह्य 11 होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, ट्रिक। हमने बात किया मतलब प्रश्न के आधार पे 2 थे। 2 में पहला था हमारा अभ्यंतर प्रश्न, दूसरा था हमारा बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न के अंतर्गत मैंने बताया था कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन 11 होते हैं,
आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा होता है विवर, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित। क्लियर हो ना? फिर से एक बार देखते हैं। पहला विवार, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित। ये हमारे 11 है किसमें? बाह्य प्रश्न के अंतर्गत। अब हम जानते हैं कि जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन वर्ड आते हैं, कैसे आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए एक हमारा है अघोष और सघोष, दो चीज़ों को देखिएगा, अघोष और सघोष। अब हम देखते हैं क्या है अघोष। अघोष में कौन कौन वर्ड आते हैं? देखिए ट्रिक देखिएगा, हम ट्रिक के माध्यम से इसको समझाएंगे। जैसे ये हमारा ट्रिक है कि 12 सा 12 सा मतलब क्या है? अब देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ये कॉलम बनाया है। जैसे का, ख, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आप इसको देख रहे हैं अच्छे से, और इसको नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। हमने कहा कि क्या है इसका ट्रिक अघोष का? 12 सा। अब देखिए 12 मतलब ये हो गया 1 2, तो 1 2 को मिलाकर 12 ही होता है। ये पूरी लाइन यानी कि क च ट प, क च ट त प और ख छ ठ थ प फा, ये 5 ये और 3 ये कितने हो गए? 5 5 10 11 12 13, यानी कि देखिए कितना हो गया? इसकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई संख्या किसकी? इसकी संख्या हो गई 13। ठीक। अब हम देखते हैं सघोष की। सघोष में क्या है कि जो इसमें बचे हुए जो व्यंजन है, यानी कि 12 तो हो गया था किसमें? इसके अंतर्गत जो हमारा था घोष है, और दूसरा जो ये 3 4 5, इसमें जो ये बचे हुए स्वर हैं ग ज ड द ब घ झ ठ प थ, ये जो बचे हुए हैं 3 4 5, इसके अंतर्गत हमारे ये आएंगे 3 4 5 में जो सीरियल है इसके अंतर्गत आएंगे सघोष के अंतर्गत। क्लियर हुआ ये? बस आप इतना ट्रिक याद रखिएगा, 12 सा किसके अंतर्गत? आपके यहाँ अघोष के अंतर्गत, और बाकी जो शेष बच रहे हैं वो सघोष के अंतर्गत जाएंगे। अघोष अघोष सघोष। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम एक है अल्पप्राण, महाप्राण। अच्छा देखिए बात करने से क्या होता है, ये अल्प मतलब होता थोड़ा, और महा मतलब होता अधिक। अब देखिए अल्प मतलब मुख से थोड़ी वायु बाहर निकले, तो मुख से जब वर्ड को कोई उच्चारण करे या बोले तो उसमें जो थोड़ी वायु बाहर निकले उसमें होता है अल्पप्राण, और जब ज़्यादा वायु बाहर निकले तो महाप्राण होगा। लेकिन इसका भी फिर भी है ट्रिक। अब देखिए क्या है कि ये देखिए, पहले देखिएगा आप अल्पप्राण का। अल्पप्राण क्या है कि 135 और अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है अंतस्थ व्यंजन में? पढ़ाए हैं पीछे, याद रखिए। देखिए क्या होता है कि या, वा, रा, ला, ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये 4 हो गए। और मैंने बात की 1 3 5 135, यानी कि ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब ये 1 3 5 ये किस में आएंगे? अल्पप्राण में। अच्छा ठीक है, हमने कह दिया अल्पप्राण में आएंगे। एक बार इसको यूज करके देखिए, क्या 135 जो सीरियल वर्ड आ रहे हैं क्या उसमें वायु हमारी थोड़ी निकलती, ज़्यादा निकलती है? देखिए अब बोलते समय अपने मुंह के सामने अपने हाथ को लगा के रखिए, जैसे का, चा, टा, ता, पा। अब देखिए वायु हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी वायु निकल रही है। अब इधर देखिए गा, जा, डा, दा, बा, देखिए वायु कम निकल रही है, यानी कि आप समझ जाइए जब वायु कम निकले तो ये होता है हमारा अल्पप्राण। ठीक है, अब हम देखते हैं महाप्राण को। महाप्राण महा मतलब होता अधिक, जब मुंह से वायु निकले, मुंह से वायु ज़्यादा निकले। ठीक है, और उसमें देख उसका क्या ट्रिक है आप देखते हैं, देख सकते हैं कि 24 घंटा संघर्ष कीजिए। क्या? 24 घंटा संघर्ष कीजिए। अब देखिए 24 मतलब हो गया एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। ठीक,
अब संघर्ष, संघर्ष मतलब ये जो स देख रहे हैं आप, देखिए ये जो स है, आप देखो यहाँ ये आया, इसके बाद ये जो सा ये आया, इसके बाद स ख साहा, 4 वर्ण ये हो गए। अब देखिए 4 वर्ण ये हो गए। इसके बाद हमने कहा कि ज़्यादा वायु निकले, और 24 हमने कहा 24 घंटा संघर्ष कीजिए। अब देखिए 24 2 4, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन। अच्छा, जैसे आपने उसमें, जैसे आपने अल्प प्राण में बोल करके देखा है कि वायु कम निकल रही थी, अब हमने इसमें कहा कि वायु ज़्यादा निकले। अब देखिए, अब बोलिए आप, खा खा छा ठा था फा। देखिए आप बोलेंगे सामने हाथ करके तो आप खुद बिलीव होगा कि वायु कैसे निकल रही है, कम निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है। देखिए क्योंकि आप इसको बोलिए का चा टा पा, तो वायु कम निकल रही है क्योंकि ये है अल्पप्राण। और ये जो महाप्राण में खा छा ठा था फा घा घा झा ठा धा भा, इसमें वायु ज़्यादा निकल रही है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अच्छा यहाँ बात हुई कि कितनी, ये जो महाप्राण है इसी संख्या कितनी है, 14 है। 14 कौन कौन है, 4 यहीं ले लीजिए, इसके बाद 5 5 10 और 10 4 14, ये क्लियर हुआ ना, 14 है संख्या इसकी। और ये दूसरा क्या है, 19। 19 में क्या है, देखिए 19 किसकी है कि 5 5 10 15 15 और 16 17 18 19, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक, अब देखते हैं नौवां जो है, ये हमारा नौवां जो उदांत अनुदान स्वरित। इसका मतलब है कि जब कोई प्रश्न का उच्चारण करते समय मुख्य ऊपरी भाग हो उच्चारण, तो उसे बोलेंगे उदान, तो उस बोला जाता है उदान। इसमें क्या है, ये है जो आपको दिखाई दे रहा था अनुदांत में, कि जब किसी प्रश्न को हम बोलते हैं, मुख से जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण नीचे, मुख के नीचे वाले भाग से हो, तो उसे निश्चयी उदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चयी उदांत बोलते हैं। और स्वरित में क्या है कि जब किसी भी प्रश्न का उच्चारण करते समय मध्य वाले, मुख के मध्य भाग से हो उच्चारण, तो उसको समाहार स्वरित बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारा समाहार है, ये हमारा निश्चयी है, ये हमारा उच्चयी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इधर देखिए, इसमें भी कि मैंने क्लियर का संख्या क्या है, इसी संख्या 13 है, इसकी देखिए 13 है, इसकी ये हमने इस 3 4 5 यानी 5 5 10 5 15 हो गया। अब देखिए अल्प प्राण की संख्या 19 है, महाप्राण की संख्या 14 है। कौन कौन है, मैंने बात किया ट्रिक के माध्यम से, उच्चयी निश्चयी उच्चयी निश्चयी समाहार। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। आइए देखिए, हम देखते हैं व्यंजन वर्ण में उच्चारण स्थान। क्या है कि व्यंजन वर्ण में उच्चारण स्थान जानने से पहले हम जानते हैं कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है। ये जानने के लिए आइए देखते हैं। कंठ जो होता है कि जिह्वा हमारी जब कहीं मुख के अंदर कहीं ऊपर नीचे न जाए, यानी कि स्पर्श ना करे, तो हमारा कंठ होता है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम तालु। तालु क्या होता है कि जिह्वा तालु के आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, तो वह हमारा क्या होता है, तालु होता है। मूर्धा क्या होता है, बोलते समय जिह्वा हमारी ऊपर उठती है और नीचे उठती है, तो ऐसे जब इस तरह से हमारी जीभ ऊपर जाए नीचे आए, तो उस समय हमारा होता है मूर्धा। दंत क्या होता है, दंत देख सकते हैं कि दंत जिह्वा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, तो हमारा ये दंत होता है। ओष्ठ क्या हो, ओष्ठ जो होता है, देख सकते हैं आप, ओष्ठ को गोल करके या सटा करके जब किसी चीज़ को उच्चारण करते हैं, हमारा ओष्ठ होता है। नासिका जो होता है, नासिका जब नाकों से ध्वनि निकलती है तो नासिका होता है। ये तो आप जान गए। अब आइए देखिए, इसका हम यूज करते हैं कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं, उनका उच्चारण स्थान कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यह है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये आपका कथा मुदो जो है ट्रिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो का वर्ग है, क्या है, ये पूरा का वर्ग है, ये कंठ से होता। आप बोलिए पहले, आप देखिए का खा, आप देखेंगे जो कंठ है आपको जो है स्पर्श कर रही है। ठीक है,
अब ये देखिए तालु दूसरा है, तालु में जैसे ता वर्ग होता है कि चा छ जा झा, जब आप इसे बोलेंगे तालु में देखिए चा छ जा झा, तो आपकी जो जीभ है तालु के ऊपर सट रही है। जब इस कंडीशन में दिखाई दे तो ये जान लीजिएगा कि चा वर्ग जो है तालु के उच्चारण स्थान में आता है। जैसे आपको मूर्धा देखिए, मूर्धा हमने बताया क्या है कि बोलते समय जब जिह्वा ऊपर उठती है और पीछे साइड जाती है, पीछे की ओर जाती है। अब देखिए आप इसको बोल के देखिए क्या है, टा ठा डा ढा। अब देखिए टा ठा डा, आपको जीभ जो हल्का से घूम रही है, ऊपर साइड उठ रही है, ठीक है। अब ये देखिए दंत क्या है, दंत में ता थ दा धा। अब देखिए हमने क्या बताया दंत में कि जिह्वा दांत के आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। जिह्वा देखिए दांत हम बोल रहे हैं, दंत क्या है कि ता था दा। ऐसा करिए कि आप अपने जीभ को पकड़िए और ये लाइन बोलिए, देखिए बोल पाते हैं, ता था दा धा। ता देखिए जीभ आपकी दांतों पे स्पर्श कर रही है, इससे क्लियर होता है कि ये आपका जो है दंत वर्ग है। अब देखिए ओष्ठ जो है पा फा बा भा। अब इसको बोलकर देखिए आप पा फा। आप ऐसा करिए अपने आप ओठ को ऐसा रखिए, ओठ जो आपको सटे ना, जब ओठ ना सटे अब इसको बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए जो है पा फा बा भा जो है ओष्ठ के उच्चारण स्थान में आता है। क्लियर हुआ ये ना। अब हम देखते हैं, ये आप दिख रहा होगा पंचमाक्षर, जब स्वर पढ़ा रहा, स्वर में पढ़ाते समय उसे बताया पंचमाक्षर जो नाक और मुख के दोनों आ जाता है वो पंचमाक्षर होता है, उसी ने बताया। ये देखिए अंगा या आड़ा ना मा, ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं जो नाक और मुख के दोनों माध्यम से बोले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये देखिए व्यंजन वर्ण में जैसे आपका अंतस्थ व्यंजन जो होता है, कौन कौन अंतस्थ व्यंजन है, या है, रा है, ला है, वा है, ठीक है। और उसमें या संघर्षी व्यंजन देखिए, उसमें संघर्षी व्यंजन सा खा सा हा है। अब इसको देखिए ट्रिक के माध्यम समझिएगा कि सीरियस लिखा गया, आप ये एक साइड लिख लीजिएगा अंतस्थ व्यंजन और उसमें संघर्षी व्यंजन। अब यहाँ से तालु मूर्धा दंत, यानी कि या जो होता है या का उच्चारण स्थान तालु है और सा जो है इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। ये क्या है, मूर्धा रा का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है और ये वाला सा है। दंत का क्या है, ला है और सा है। और वा जो है देखिए वा आप जब बोलेंगे तो आपका ओठ जो गोल हो जा रहा है वा। और देखिए दंत ओष्ठ से हमारा जो उच्चारण स्थान वा है और हा जो है ये कंठ है इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए ये देखते हैं कि स्वर के उच्चारण स्थान, जैसे हमने व्यंजन की बात किया और हम बात करते हैं स्वर का। स्वर में देखिए जैसे क्या होता है कि आ कंठ से जो बोला जाता है आ, तालु से ई और ओष्ठ से उ और री जो है मूर्धा से बोला जाता है। अब देखिए ए की बात आई थी जब मैं स्वर पढ़ा रहा था, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्प स्वर। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत ये स्वर आपको बताया गया था। तो क्यों बताया गया था दीर्घ स्वर के अंतर्गत, क्योंकि दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए ये जो ए है किन किन स्वर से मिलकर बने हैं, आ और ई से। जब आ और ई से मिलकर बने हैं तो जो ये आ है किससे बन रहा है, कंठ से, और जो ई है किससे बना, तालु से। यानी कि कंठ और तालु से मिल करके इसका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु होगा, ठीक है। ये हो गया ए का। इसी प्रकार यही चीज जो है ऐ में होगा। अब देखिए ओ में ओ में क्या है कि देखिए ओ जो है आ और उ से मिलकर बना है। तो ओ जो है, अब देखिए ये हमने बात की है, जो आ है क्या है, कंठ है, और जो उ है उससे ओष्ठ है, यानी कि कंठोष्ठ से कंठोष्ठ इसका उच्चारण स्थान होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आप देख लीजिएगा जब प्रेसिडेंट करवाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक होता है अनुनासिक का उच्चारण स्थान जो होता है, अनुनासिक का क्या होता है, नासिका होता है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है, ठीक है। अब जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जो होता है अर्ध विसर्ग होता है, ठीक है। अब देखिएगा अच्छी तरह से, मैंने सब चीज़ें बातें की। मित्र यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।